हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। कैसे आप सभी? शुरू करते हैं आज का सेशन विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिसेंटली विद विच कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस एमओयू टू मॉडर्नाइज 37 एयरफील्ड्स। 37 एयरफील्ड्स को आधुनिकृत बनाने हेतु डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ में एमओयू साइन किया गया है? आंसर हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर। आंसर इज टाटा पावर। ठीक है, टाटा पावर और डिफेंस मिनिस्ट्री इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जाता है। तो ये साइन किया है एमओयू। क्यों साइन किया गया? जो भी एयरफील्ड्स हैं, एयरफील्ड्स यानी कि जितने भी जहाँ से जैसे जो वायुसेना के, भारतीय वायुसेना के, इंडियन एयरफोर्स के एयरफील्ड्स हैं जहाँ पर वो अपने विमान वगैरह रखते हैं, तो उन्हें मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। इसके लिए लगभग 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाना प्रस्तावित है। 1200 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा। ठीक है, जिसमें 37 एयरफील्ड को ये मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। अब ये 2 फेज़ के अंदर इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, देयर आर जनरली 2 फेज़, अलग अलग चलेंगे। पहला फेज़ अलग चलेगा, दूसरा फेज़ अलग चलेगा। तो 2 फील्ड के अंदर इनको ये जो काम है इनके अंदर वो सारे कंडक्ट किए जाने हैं। जैसे कि जो पहला फेज़ होगा उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को अपग्रेड किया जाएगा, और जो दूसरा फेज़ होगा उसके अंदर प्रोग्रामिंग का या जो नेविगेशन स्ट्रक्चर है उन सबको थोड़ा सा अपग्रेड करने की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है टाटा पावर और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक जॉइंट एक ऑपरेशन है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मॉडर्नाइज एयरफील्ड वॉज सेटअप इन विच सिटी। इसी लास्ट क्वेश्चन से संबंधित की दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में कि पहला मॉडर्नाइज एयरफील्ड जो है वो कहाँ सेटअप किया गया था। ध्यान रखिएगा, पहला जो सेटअप है वो है भटिंडा में। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो फर्स्ट मॉडर्न एयरफील्ड सिस्टम वो सेटअप एट भटिंडा, और लगभग उसमें 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि भटिंडा के अंदर स्थित है पहला मॉडर्नाइज एयरफील्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू इज़ द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर हाउ मेनी कंट्रीज। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट जो है इसे कितने देशों के लिए बनाया गया है, या कितने देशों पर ये रिपोर्ट जो है वो आधारित है? आंसर देख लेते हैं पहले यहाँ पर। आंसर इज डी 30। 30 कंपनीज़ के लिए या 30 कंट्रीज़ का डेटा जो है वो सिलेक्ट किया गया। कंट्रीज, सॉरी अगर मैंने कंपनीज़ बोल दिया हो तो 30 कंट्रीज़ के लिए 30 देशों का डेटा जो है यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, और उनका एनर्जी डिमांड जो है, एनर्जी डिमांड हो गया, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो गया, तो इनको थोड़ा सा डेटा इनका कलेक्ट किया जाएगा, और उससे ये बताया गया इस रिपोर्ट के मुताबिक कि 2020 में कितनी एनर्जी डिमांड बढ़ी है या कम हुई है। तो इन सब के डेटा जो हैं वो दिए गए हैं। अब ये जो रिव्यू रिपोर्ट है ये दी गई है IEA के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस रिपोर्ट को दिया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 2020 की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो रिड्यूस हुई है पिछले साल की तुलना में। 15% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन रहा है लगभग बहुत बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो कंपनीज़ वगैरह काम नहीं किए हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं बहुत सारे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो गया है यहाँ पर। तो 15% जो डिमांड है उसमें कमी आई है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, ऑयल गैसेज हो गए, तो ये सब भी लगातार क्या हुए हैं, कम हुए हैं। उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो भी अपने लेवल पर बहुत कम हो चुका है। लगभग अगर हम बात करें 2.6 गीगाटन ये इमिशन लेवल है अभी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो इमिशन लेवल है ये 10 साल पुराना है, यानी कि अगर हम बात करें 2009-2010 में जो इमिशन था, जो स्ट्रक्चर थी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसी तरीके का कुछ सेम स्ट्रक्चर हमें अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो एक अच्छा एक इसका कह सकते हैं कि एक अच्छा पॉइंट है ये कि पॉल्यूशन जो है वो लगातार कम हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है लगातार हम कह सकते हैं कि, और टोटल अगर वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर CO2 जो इमिशन है वो 8% तक डिक्लाइन हुआ है, 8% तक इसमें कमी आई है। तो एक अच्छा हमारे लिए ये एक संकेत है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the headquarter of AIIB is situated? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर देख लेते हैं पहले यहाँ पर। AIIB इज़ सिचुएटेड इन बीजिंग, चाइना। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
चाइना की राजधानी बीजिंग में मुख्यालय है AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। रिसेंटली इस बैंक ने भारत को एक लोन दिया है 500 मिलियन $, का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 500 मिलियन $, का लोन दिया गया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ध्यान रखना, दोनों चीज़ें, हेडक्वार्टर बीजिंग में है और 500 मिलियन डॉलर का इन्होंने अभी हमें लोन दिया। एक बहुत बड़े लेवल पे एक अमाउंट लेकर चला है AIIB, जो बाकी एशियन कंट्रीज़ हो गई है और दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको सबको लोन देने का काम किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 5 बिलियन से ज़्यादा का फंड इन्होंने कलेक्ट किया है हुआ है अभी, जो ये लोन के लिए एलोकेट करेंगे। तो ये अब पहले जो 5 बिलियन था उसमें 5 बिलियन यानी कि टोटल 10 बिलियन $, की रिकवरी फैसिलिटी देने की बात की गई है AIIB के द्वारा, जिसमें से अभी 500 मिलियन डॉलर जो है वो भारत के लिए दिया गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स रिपोर्टेड इन सुंदरबन टाइगर रिजर्व? सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर कुल जो चीता हैं, जो टाइगर्स हैं, उनका नंबर कितना देखा गया है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये जो नंबर है वो इंक्रीज़ होकर हो चुका है 96। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट दी गई, उसमें कहा गया IUCN वगैरह या बहुत अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर चीता की संख्या कुल बढ़कर हो चुकी है 96। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जनरली रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन डेल्टा भी हम जिसे कहते हैं, 3 नदियों का से मिलकर डेल्टा बनाया गया है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये 3 नदियां हैं जिनके डेल्टा पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर जो है अब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टाइगर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। 2017-18 के अंदर यहाँ पर जो नंबर था दैट वाज 87 और अभी जो नंबर है ये बढ़कर हो चुका है 96। तो एक अच्छा संकेत है ये भी कि लगातार टाइगर जो हैं उनकी टेरिटरी इंक्रीज़ हो रही है। वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है इस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन को देखना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर है 96। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड PAC चेयरमैन? पब्लिक अकाउंट कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम क्या है? किसको अध्यक्ष बनाया गया PAC का? आंसर है यहाँ पर C, अधीर रंजन चौधरी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के नेता मिस्टर अधीर रंजन चौधरी को पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हर बार ऑपोजिशन पार्टी जो होती है, जो भी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो भी संसद की जो अपोजिशन बड़ी पार्टी है, जनरली हम बात करते हैं जैसे ये राज्यसभा की कमेटी, लोकसभा की कमेटी होती है, तो लोकसभा की जो बड़ी पार्टी है यानी कि अपोजिशन पार्टी जो है, जैसे कि अगर आप बात करें कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता को ही PAC का चेयरमैन बनाया जाएगा। 22 सदस्यीय कमेटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। 22 मेंबर्स आर देयर इन द PAC, ठीक है, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 22 सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष चुना जाता है यानी कि अधीर रंजन चौधरी जो चुने गए, यह अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लीडर को ही यहाँ पर PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया, ध्यान रखिएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस सोसाइटी होती है कि डॉक्टर सोसाइटी जनरली जो कही जाती है, डॉक्टर सोसाइटी कह दें या शांति के लिए काम करने वाला एक संगठन है, बहुत फेमस माना जाता है। रेड क्रॉस बहुत पुराना संगठन है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 8 मई, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज़ हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? IUCN जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, IUCN का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? ध्यान रखिएगा, IUCN जो है ये ग्लैंड शहर में स्थित है। ग्लैंड इज़ द सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लैंड जो है ये स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जहाँ पर इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अभी हम बात कर रहे थे टाइगर्स की सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर, तो वो जो रिपोर्ट जो जनरली प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो IUCN के द्वारा ही दी जाती है। IUCN हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संस्था है जो इस तरीके के कामों में अपना थोड़ा ध्यान लगा कर चलती है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आर द टाइप्स ऑफ? फ्यूचर और ऑप्शन इनमें से किसके टाइप है? ध्यान रखिएगा,
इनको कहते हैं हम डेरिवेटिव्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो होते हैं ये एक प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक टर्म है कैपिटल मार्केट का, शेयर मार्केट का कहते हैं, कैपिटल मार्केट का कहते हैं, फॉरवर्ड मार्केट का कहते हैं। तो फॉरवर्ड मार्केट के एक टर्म होते हैं कि जिन पर क्या होता है कि जिनका आदान प्रदान किया जाता है शेयर की जगह। जैसे मान लीजिए एक तो आपने शेयर खरीदा, शेयर बेचा, एक तरफ क्या होता है फ्यूचर्स खरीदना, ऑप्शंस खरीदना, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कैपिटल मार्केट के टर्म से जब कभी भी हम इस तरीके के कैपिटल मार्केट पे बात करेंगे तो वहाँ पर ये नाम भी हमारे सामने आएंगे ही सही, पर ध्यान रखिएगा इनको डेरिवेटिव हम कहते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर और ऑप्शंस वगैरह जो होते हैं इनसे फंड रेस करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि एक फ़िक्स डेट पर शेयर को बाय और शेयर को सेल करने का एक अधिकार दिया जाता है, एक राइट दिया जाता है जो भी कस्टमर होता है उसको। तो ध्यान रखिएगा कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ये इस तरीके के स्वैपिंग हो गई, स्वैप्स हो गए। जनरली इंडिया में चलते नहीं है कि स्वैप, बट स्टिल एक प्रकार के डेरिवेटिव टाइप्स बोले जाते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आर द डेरिवेटिव। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो द नेम ऑफ स्टाइरिन? इनमें से कौन सा स्टाइरिन का एक नाम और है? विनाइल बेंजीन, एथिल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन। इन तीनों में से ऑप्शन है हमारे पास में ओनली वन एंड टू, 1 2 3 सारे, और ओनली 3 एंड नन। आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर, फिर इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आंसर है यहाँ पर हमारे पास में C 1 2 एंड 3। स्टाइरिन को विनाइल बेंजीन, एथिल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन तीनों तरह से बुलाया जाता है, या फिर तीनों इसी के नाम है स्टाइरिन के। स्टाइरिन है क्या? पॉलीस्टाइरिन का भी नाम आया था। विशाखापट्टनम जो गैस त्रासदी है उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। उस गैस त्रासदी के अंदर जिस गैस का रिसाव हुआ था, यानी कि जो गैस वहाँ से लीक हुई थी, उस गैस का नाम है स्टाइरिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस गैस का विशाखापट्टनम जो गैस त्रासदी थी वहाँ पर जो प्लांट था, एलजी का जो प्लांट था एक, उस एलजी के प्लांट से जो गैस रिसाव हुई थी उसका नाम है स्टाइरिन। उसका दूसरा नाम अगर हम देखें केमिकल नेम्स पर अगर हम जाएं तो केमिकल नेम में इसे हम विनाइल बेंजीन भी कहते हैं, एथिल बेंजीन भी कहते हैं और फिनाइल बेंजीन भी कहते हैं। तीनों स्टाइरिन के ही नाम हैं। एक प्रकार की अगर हम कहते हैं कलरलेस और ऑर्डरलेस ये गैस कही जाती है। स्टाइरिन जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस होती है और बड़ी ही ये कह दीजिए जहरीली गैस मानी जाती है, जो सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है एक आदमी का, श्वसन तंत्र, उसको इफेक्ट करने का काम करती है। जनरली एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसको एंटी कहते हैं जनरली। एंटी का मतलब होता है न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन क्या काम करते हैं? न्यूरोटॉक्सिन्स क्या करेंगे? न्यूरॉन्स जो होते हैं यानी कि दिमाग की गति को मंद करने का काम कर देते हैं। अब जैसे ही ये गैस अंदर शरीर में घुसती है तो फेफड़ों में जाकर या गले में जाकर इस तरीके से ब्लॉकेज बना देती है कि सांस लेने में या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है, खांसी बहुत तेज़ ज़्यादा चलने लग जाती है और ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, और उसी की वजह से आदमी का जो है ये कह दीजिए हार्ट अटैक का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जनरली इस गैस को प्लास्टिक इक्विपमेंट्स हो गए या पंखे की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो स्टाइरिन गैस का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जैसे बहुत सारे इस तरीके के कटलरी होती है, प्लास्टिक कटलरी वगैरह, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। तो ये पूरा एक सिस्टम था, एक कंपनी थी, ऐसी बहुत सारी कंपनी अलग अलग जगह हम आजकल देख भी रहे हैं कि गैस कांड हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है। तो लेकिन ये थोड़ा सा एक यहाँ पर क्या सरकार ने इसको संभालने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश भी की है। तो ध्यान रखिएगा स्टाइरिन गैस का इस्तेमाल किया। जैसे भोपाल गैस कांड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। तो इसी तरीके से ये स्टाइरिन में कौन सा गैस इस्तेमाल की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। मतलब विशाखापट्टनम में कौन सी गैस इस्तेमाल की गई थी, तो स्टाइरिन यहाँ पर इस्तेमाल की गई। वहाँ पर जो थी गैस जिसको इस्तेमाल किया गया था वो आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का वहाँ पर उसको इस्तेमाल हुई थी भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करने वाली स्टाइरिन गैस को विनाइल बेंजीन, एथिल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन तीनों कहते हैं। ठीक है, ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे इस तरीके के, ध्यान रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इट टू मी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो, हम नेक्स्ट वीडियो में FDI से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, FDI या FIA से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो अगर आपका किसी तरीके का डाउट है तो आप प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दैट कि FDI से संबंधित आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बी सेफ़।